जी। आप क्यों उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इससे जुड़े हुए लोग गांधी का समर्थन करेंगे, नेहरू का समर्थन करेंगे, अंबेडकर जी का समर्थन करेंगे या भगत सिंह का समर्थन करेंगे? या तो आप उनकी विचारधारा से आप परिचित नहीं है, या आप ये मान के चलते हैं कि जिस विचारधारा पे वो चल रहे हैं उसमें वो संशोधन कर सकते हैं। अगर हिंदुत्व का नारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल आधार है, अगर हिंदुत्व के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उनकी राजनीति का एजेंडा है, तो वो गांधी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वो नेहरू कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नेहरू ने तो कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं की, गांधी ने कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं की, अंबेडकर साहब ने कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं की। अंबेडकर साहब ने कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र के रूप में बदल जाएगा उस दिन सबसे दुर्भाग्यशाली दिन होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नारे पे आगे बढ़ रही है और बढ़ रही है, तो वह गांधी जी को कैसे स्वीकार कर लेगी? और अगर गांधी जी को स्वीकार नहीं करेगी, नेहरू जी को स्वीकार नहीं करेगी, अंबेडकर जी को स्वीकार नहीं करेगी, भगत सिंह को स्वीकार नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से यह है कि जिन लोगों के बीच में इन महापुरुषों की स्वीकृति है, उनके बीच में इनको अस्वीकृत बनाने का प्रयास करेगी। क्योंकि जब तक इनकी स्वीकृति बनी रहेगी, इनको मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो पूरा होता नहीं है। तो वह अपने सुविधा के अनुसार वह गांधी को या गांधी के सामने सर झुका लेंगे। 2 अक्टूबर को कह लेंगे कि ठीक है, दुनिया किसी देश में जाएंगे, कहेंगे कि मैं गांधी के देश से आया हूं, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करेंगे जो गांधी की को गाली देते हैं, जो गांधी के बजाय गोडसे का सम्मान करते हैं। किस गोडसे का सम्मान करने वाले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक कार्रवाई की? किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए। तो गांधी को स्वीकार करके, गांधी को बढ़ते हुए देख करके भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे से तो पीछे नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या कभी कह रही है कि नहीं, हमको हिंदुत्व के नारे से कोई मतलब नहीं है? वह कह रही है कि नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव देश में बना रहे। वो ये कह रही है कि नहीं, अब जो अल्पसंख्यकों का दर्जा है वो बना रहेगा। अगर वो चाहती तो क्या अपने संगठन में, अपने सरकार में, अपने जनप्रतिनिधियों में अल्पसंख्यकों को उतना जगह देती? क्या वो नहीं देती? उतनी उम्मीदवार लड़ाती, 500 से अधिक की उम्मीदवार खड़े करती है लोकसभा में। उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य है, 403 का की सदस्यता है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, किस अल्पसंख्यक को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया? क्योंकि एक साफ साफ दृष्टिकोण है अल्पसंख्यकों के प्रति, और अल्पसंख्यकों के नाम पर एक अलग तरह का माहौल बना करके लोगों का ध्रुवीकरण की कोशिश है, लोगों का पैसा जुटाए रखना है। भगत सिंह के साथ खड़े होकर के वो अपने एजेंडे को लागू कैसे कर सकते हैं? और क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या संघ अपना एजेंडा छोड़ देगा? अगर भारतीय जनता पार्टी से अपने एजेंडे को छोड़ने की आप उम्मीद कर रहे हैं तो आप तो दिवा स्वप्न देख रहे हैं जी। और अगर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गांधी को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन अब इनका जो एजेंडा है, क्या उस एजेंडे को देश हमारा स्वीकार कर रहा है? नहीं कर रहा। 1925 से लेकर के, संघ की स्थापना काल से लेकर के आज तक, आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना ली है उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के केंद्रीय सरकार के रूप में, तब भी 20 से 25% वोट पड़ा है उनके पक्ष में। जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है उससे कई गुना ज्यादा विपक्ष को मतदान किया। उनके पूरा देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। मतों के विभाजन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आ गई। सत्ता में आना जन समर्थन का पर्यायवाची नहीं है। सत्ता हासिल कर लेना, जन समर्थन हासिल कर लेना, देश के बड़े बहुसंख्यक समाज का या बड़ी संख्या में लोगों का जन समर्थन हासिल करना, यह पर्याप्त नहीं, यह पर्यायवाची नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोट अलग अलग जगहों में पड़े, ठीक है, आप सत्ता में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोगों ने, बहुसंख्यक लोगों ने, बड़ी तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन कर दिया जी। वो तो स्थिति नहीं है। हरियाणा में सरकार बन गई बीजेपी की, 1% के मतों का भी अंतर नहीं है कांग्रेस में और बीजेपी में। अन्यथा तो जबरदस्त जब एक तरफा मतदान होना चाहिए था। और अगर लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और गांधी के साथ उनका तादाद में बना हुआ है,
नेहरू को आज भी अपना राष्ट्र नायक मानते हैं। भगत सिंह उनके आदर्श हैं। और एक बड़ा लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को एक देवता के रूप, ईश्वर के रूप में उनकी आराधना करते हैं। तो निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी का तो बंटाधार होना है, आज नहीं तो कल। और अगर भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं लग रहा होता तो अंबेडकर साहब के मुद्दे पर वो इतना चिंतित क्यों होती? आपने मेरी स्मृतियों में तो नहीं है कि गृह मंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? अमित शाह साहब को अपने लोकसभा में के बयान के बाद तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा जी, अपनी बात करनी पड़ी। क्यों जरूरत पड़ गई आपको? आपको यह आवश्यकता क्यों पड़ गई कि अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस या इंडिया दल समूह का जो आंदोलन था उसको बदनाम करने की कोशिश करनी पड़ी कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, राहुल गांधी का धक्के से 2 सांसद घायल हो गए। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? आप इस राजनीतिक लड़ाई को अपने बूते लड़ते। इंडिया दल समूह का अंबेडकर साहब के पक्ष में खड़ा था और आपने उनके खिलाफ बयान दिया था। आप दोनों लोग इस लड़ाई को लड़ लेते। आप इंडिया दल समूह को और कांग्रेस को अपना आंदोलन करने देते, आप भी अपना आंदोलन चला लेते कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो भी सही है, हम माफी नहीं मांगेंगे। क्योंकि अंबेडकर के नाम पर जो राजनीतिक स्थितियां बनती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आती। अंबेडकर जी को मानने वाला जो समाज है वो हिंदुत्व के एजेंडे को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अंबेडकर ने ही हिंदुत्व के एजेंडे को खारिज कर दिया था। भीमराव अंबेडकर साहब का यह बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य है कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहता। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और आज उनके समर्थक लगभग अधिकांश उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि हिंदुत्व के एजेंडे को अस्वीकार करके दलित समुदाय बौद्ध धर्म की ओर चलता चला जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को नहीं स्वीकार, की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रहा है। जो आपकी वैचारिकी से असहमत है वो आपके एजेंडे को लागू कैसे कर सकता है, उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की समस्या ही है, वह अपने एजेंडे से अलग नहीं होगी और उस एजेंडे के तहत जो अंबेडकरवादी है वो उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। उस एजेंडे के साथ नेहरू को राष्ट्र नायक मानने वाले तैयार नहीं है। उस एजेंडे के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने वाले तैयार नहीं है। उस एजेंडे को मानने के लिए भगत सिंह के समर्थक तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि न तो गांधी के साथ खड़ी हुई, न तो अंबेडकर के साथ खड़ी हुई, न भगत सिंह के साथ खड़ी हुई, न नेहरू के साथ खड़ी हुई, इनके साथ खड़ा होने वाला कोई राष्ट्र नायक भी इनके पास नहीं है। तो इनके प्रति अविश्वास पैदा किए बगैर वो अपनी राजनीति को कैसे बढ़ा सकती है? अपने तो कोई राष्ट्र नायक है नहीं कि इनके पैनल खड़ा कर दे। भाई हिंसात्मक या सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखने वाले लोग नेहरू गांधी के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का नाम लेते हैं। नहीं, हम लड़ाई लड़े। निश्चित रूप से सशस्त्र जो क्रांतिकारियों का योगदान था उससे हम इनकार नहीं कर सकते जी, कोई नहीं इनकार कर सकता। जितने तरह के संघर्ष किए गए आजादी को पाने के लिए सबका योगदान है। हम गांधी, लेकिन गांधी को हम इसलिए नहीं कह सकते, गांधी लगातार उनका आंदोलन चलता रहा, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और उस आंदोलन में लोगों की शिरकत भी बढ़ती चली गई। भगत सिंह का योगदान है और भगत सिंह गांधी के नेतृत्व में अपने आंदोलन को चलाते रहे। नेता तो महात्मा गांधी ही थे। अब महात्मा गांधी के पैनल खड़ा करें किसको ला सकते हैं? ये मेरे राष्ट्र नायक है। जिस विचारधारा को हम मानने वाले हैं उसके राष्ट्र नायक एक व्यक्ति है, वो कोई आपके पास नहीं है। आपने बहुत जोर शोर करके सावरकर साहब को आप ले आए, उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकृति नहीं बन पाई जी। उनके पक्ष में तमाम बातें आती हैं, उनके खिलाफ तमाम बातें आती हैं और खिलाफ वाला जो पड़ रहा है वो बहुत भारी है, उनको भी आप राष्ट्र नायक नहीं बना पाए। तो जब आपके पास कोई राष्ट्र नायक है नहीं तो निश्चित रूप से आप जो देश के पैमाने पर स्वीकृत राष्ट्र नायक है और वो आपके एजेंडे के खिलाफ उनकी प्रतिमान है, प्रतिमूर्ति है, वो उन्हें जैसे उस एजेंडे के खिलाफ, तो आपकी स्वाभाविक से राजनीति के आप इनको बदनाम करेंगे। लेकिन यह देश की जनता आपके एजेंडे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है कुछ समय तक। अभी मेरा निजी तौर पर यह मानता हूं कि 2014 में भी लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ नहीं खड़े हुए, वो अच्छे दिन के साथ खड़े हो गए थे जी। वो देश की समस्याओं के समाधान के लिए आपके साथ खड़े हुए थे, वो आपके एजेंडे के साथ नहीं कभी खड़े हुए। गवर्नेंस के लिए खड़े हुए, पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के नाते आपके साथ खड़े हुए और आपने उसका मतलब निकाल लिया कि आपके एजेंडे के साथ खड़े हैं।
अब जब आपके एजेंडे, आप अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं और जो आम जनता है उसके आशाओं के ऊपर तो सारा पात हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका बंटाधार बहुत दूर नहीं रह गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बंटाधार बहुत दूर नहीं रह गया है। और जब आप ऐसे लोगों जैसे महात्मा गांधी या अंबेडकर